Hello and welcome to Reportage. I am Danish bin Nabi. I shall today have a discussion on a book, namely Kashmir Nama. The book has been written by a well-known poet and writer, Ashok Kumar Pandey. The book has been published by Rajpal and Sons. Kashmir Nama is perhaps the first extensive research on Kashmir in Hindi language. अशोक जी, आपकी जो ये बुक कश्मीर नामा है, ये मुझे बताइए क्यों आपको ज़रूरत लगी कि एक कश्मीर पे एक एक्सटेंसिव एक रिसर्च जो है वो हिंदी में आनी चाहिए। देखिए दानिश, हिंदी ऐसी दुनिया पर कुछ भी नहीं अवेलेबल है। मतलब कश्मीर नामा आने के पहले हिस्ट्री हिंदी का पाठक, हिंदी का रीडर पढ़ना, ट्रांसलेशंस भी नहीं अवेलेबल। आप इस बात पे आपको अचरज हो सकता है कि अगर हम ओल्ड टेक्स्ट की तरफ जाएं, इवन अगर हम कल्हड़ की राज तरंगिणी की बात करें, कई बार लगता है कि चलो कल्हड़ की राज तरंगिणी तो नॉर्थ इंडिया में पढ़ी जाती होगी, लेकिन उसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन अवेलेबल है। हिंदी में बिहार गवर्नमेंट ने एक ट्रांसलेशन कराया था जो बहुत खराब ट्रांसलेशन है, और वो भी मार्केट में कायदे से अवेलेबल। तो मैं तो लगातार अंग्रेजी में ही सारी चीजें मिल रही थी, अंग्रेजी में पढ़ रहा था। मुझे लगा कि यार हिंदी वालों के लिए हिंदी में ही लिखना बेहतर होगा, कि कम से कम ये जो हिंदी पट्टी है हमारा यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, एमपी और पूरा इलाका जो है, जो नरेशन सेट करता है असल में इस देश में, उसको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कम से कम पता चल सके। तो असल में किताब जो है वो काउ बेल्ट जिसको हम कहते हैं उस पॉपुलेशन को या उन रीडर्स के लिए है। किताब सभी के लिए है, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी के लिए अलग से कोई हिस्ट्री लिखी है, जिसको हम टारगेटेड ऑडियंस कहते हैं। टारगेटेड ऑडियंस निश्चित तौर पर जब मैं लिख रहा था तो वो यही वाला इलाका था, जो हिंदी में पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए ये किताब थी। अशोक जी, जहां तक मैं किताब को समझ पाया हूं, आपने संस्कृत, पर्शियन और उर्दू टेक्स्ट को भी कंसल्ट करके इसमें डाल दिए हैं। देखिए, आप तो जानते हैं कि कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसका एक हिस्सा संस्कृत में अवेलेबल है, दूसरा हिस्सा पर्शियन में अवेलेबल है, तीसरा हिस्सा उर्दू में अवेलेबल है। और एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो चुका है। तो जिनका मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मिला वो तो मैंने सीधे सीधे अंग्रेजी में ही यूज किया, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें मिली जो पर्शियन में थी या उर्दू में थी जो मैं नहीं जानता था, तो वो मैंने दोस्तों की मदद लेके ट्रांसलेट कराया और वो मैंने यूज किया, वो किताब में मैंने दिया। अशोक जी, क्या हम आपकी किताब जो ये कश्मीर नामा है इसका आगे जाके इंग्लिश ट्रांसलेशन देख पाएंगे? देखिए, उर्दू ट्रांसलेशन तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि शायद अगले साल की शुरुआत में ही उर्दू ट्रांसलेशन इसका आ जाए। इसके अलावा पंजाबी में इसका ट्रांसलेशन हुआ है, कन्नड़ में इसका ट्रांसलेशन चल रहा है, और भी एक आध भाषा, मराठी में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है जो जल्दी ही आ जाएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो जनाब कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो थक गए हैं, काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। मुश्किल किताब है, 550 पेज की किताब है, इतने सारे रेफरेंसेस हैं, थोड़ी मुश्किल किताब है। तो मेरी कोशिश तो है कि मैं उनके साथ मिलकर जल्दी से जल्दी अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करा दूं, लेकिन देखिए क्या होता है। अशोक जी, इसमें आपने 114 बुक्स को कंसल्ट किया है और 20 रिसर्च पेपर्स को भी कंसल्ट किया है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, मतलब कश्मीर की हिस्ट्री तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जो रेफरेंसेस हैं उनके सहारे ही लिख सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता जैसा आजकल व्हाट्सएप पे हिस्ट्री लिखा जाता है कि मैं सुबह बैठूं और शाम को कुछ हिस्ट्री इन्वेंट कर लूं। तो देखिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। जी जी, मैं कश्मीर गया था 2013 में, मैं कश्मीर गया था पहली बार। और मैं यूं ही भटक रहा था, भटकते भटकते कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहां कुछ लोगों से मुलाकात हुई। जो हमारे ड्राइवर साहब थे, जैसा कि होता है कि आम कश्मीरी भी बेहद पॉलिटिकली समझदार होता है, उसको दीन दुनिया की बेहतर जानकारी होती है, तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। और हुआ ये कि मेरी समझ में आया कि कश्मीर को जो मैं जानता था वो बड़ा गड़बड़ लगा। फिर मुझे लगा मैं जो खुद को प्रोग्रेसिव समझता हूँ, लिखा पढ़ा समझता हूँ, उसको जब जो चीजें पता है उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं, तो फिर बाकी जो हिंदी पढ़ने लिखने वाली जनता है उसका क्या हाल। फिर आपको बताऊं कि उस जमाने में एयरपोर्ट पे एक बुक स्टोर हुआ करता था, अब तो वहां से हटा दिया है। वहां से लौटते हुए कुछ किताबें मैं लेके आया था, और वहां से शुरुआत हुई। पहले मैंने सोचा कि एक 100 पेज का ट्रैक्ट लिखूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि कश्मीर की हिस्ट्री ऐसी है कि जब तक आप पूरा उसको एक सिलसिले के तौर पे नहीं देखेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। तो फिर पढ़ना और लिखना दोनों का सिलसिला शुरू हुआ, और मुझे लगता है हाँ, 100 से अधिक किताबें हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, और पता नहीं कितने आर्टिकल्स हैं। ये सारा कुछ जैसे जैसे मिलता गया, रिसर्च करता गया, और फिर ये किताब पूरी होती है। क्या जो मेनलैंड इंडियंस हैं
जो इंडियन सिटीजन्स हैं, क्या उनको कश्मीर की समझ कम है? क्या वो कश्मीर के बारे में कम पढ़ते हैं या ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही जो आता है वो पढ़ते हैं? क्या उनका जो रिसर्च एक स्किल, एक रिसर्च स्किल है, क्या वो लैकिंग है? देखिए, मैं तो ऐसे कहूंगा कि कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीर में इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि कश्मीर हमारा इंडिविजुअल हिस्सा है। इसके अलावा कश्मीरी लाइफ, कश्मीरी हिस्ट्री, कश्मीरी कल्चर और कश्मीरी लोग, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताऊं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि मान लीजिए कि हिंदू से ही बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता, तो कम से कम जो हिंदू हिस्ट्री है वो तो होती। उस पर भी कुछ हिंदी में नहीं है, कलर्ण तक का ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में कलर्ण, क्या कलर्ण के बाद जो 3 और लिखी गई थी उनका भी ट्रांसलेशन हो चुका है। कश्मीरी जो पोएट्री है उसका ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है। दलदियत का गिने चुने लोल्स है जिनका हमारे पास ट्रांसलेशन है। हब्बा खातून में शायद ट्रांसलेशन हमारे पास है ही नहीं। जो मॉडर्न पोएट्स है उनकी तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पास पंजाबी के पोएट्स का ट्रांसलेशन आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट से आ जाता है, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, हर जगह से जो पोएट्री है उसका ट्रांसलेशन आ जाता है। लेकिन कश्मीरी पोएट्री का ट्रांसलेशन आता ही नहीं है। जबकि आप जानते हैं कश्मीरी पोएट्री का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। तो कहीं पे इसमें रिसर्च स्कॉलर्स और ऑथर्स की भी थोड़ी सी गैप एक रही है, एक खला एक रही है। बिल्कुल, जैसा जैसी सोसाइटी होती है वैसे ही राइटर्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए, रिसर्च करना मुश्किल है, ट्रांसलेशन तो किया जा सकता था। इतनी अच्छी अच्छी किताबें कश्मीर की हिस्ट्री पे, एमडी सूफी की किताब है, क्यों नहीं वो ट्रांसलेट हो सकती थी? इसके अलावा इतनी सारी हिस्ट्री पे किताबें हैं। और मैं बार बार मजाक में कहता हूँ कि अगर हिंदुओं वाला मामला ही होता तो कम से कम जियालाल किलाम की किताब तो ट्रांसलेट हो गई होती। तो यहाँ मामला ये है कि कश्मीर हमारे लिए इंडिविजुअल हिस्सा है, लेकिन वहां की इंटेग्रल पार्ट है इंडिया, इंडिया का कश्मीर, नॉट द इंडिविजुअल। हाँ, और इसी इंटेग्रल पार्ट की कुछ कोई हिस्ट्री पता नहीं है, कोई बुक ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अशोक जी, किताब की तरफ, आपके चैप्टर्स की अब बात करते हैं। आपने बहुत एक एक्सटेंसिव रिसर्च की है किताब के बारे में। आपको क्या लगता है, नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो रिलेशन है कैसी रही आपस में? क्या आपस में पहले वो फ्रेंड्स थे, शेख अब्दुल्ला नेहरू के बहुत क्लोज थे, और फिर एट द एंड उनके अपने ही दोस्त ने उनको अरेस्ट किया? क्या रिलेशन रही उन दो की? देखिए, आजादी के पहले कश्मीर, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू दोनों के एम जो थे वो एक, दोनों का एम था कि फ्यूडलिज्म को भी खत्म करना है, महाराजा को भी हटाना है और अंग्रेजों को भी हटाना है। लेकिन आजादी के बाद इंटरेस्ट अलग अलग हो गए। नेहरू के लिए इंपॉर्टेंट था कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसको उसको बनाए रखा जाए, इंडियन स्टेट के हित उनके हित हो गए। शेख के लिए कश्मीर के हित इंपॉर्टेंट थे। और मुझे लगता है कि सिर्फ मतलब इन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो इंडिविजुअल नहीं रह गई, इसमें बहुत सारे लोगों ने इंटरफेरेंस किया। जैसे मलिक वाला वो किस्सा है कि मलिक वहां से अच्छी रिपोर्ट लेके आए तो पटेल ने कहा ये रिपोर्ट गड़बड़ है, और उसके बाद रिपोर्ट्स बदलनी शुरू हो गई। तो करण सिंह, अगर करण सिंह और नेहरू के आप करिस्पॉन्डेंस देखिए तो करण सिंह लगातार नेहरू से शिकायत कर रहे हैं शेख अब्दुल्ला की। मेरा अपना मानना है दानिश के, खास तौर पे लैंड रिफॉर्म के बाद जम्मू के अंदर जो शेख को लेकर गुस्सा आया, वो सीधे लैंड रिफॉर्म की मुखालिफत तो हो नहीं सकती, लेकिन 370 रिलीजन, इन सारी चीजों को लाके मुखर्जी वाला जो सारा किस्सा है, चीजों को इतना गंदा किया गया कि शायद वो रिश्ते इसलिए भी खराब हुए, और गिरफ्तारी तो निश्चित तौर पर गलत थी। अशोक जी, आप बोल रहे हैं कि करण सिंह ने बहुत से शिकायतें नेहरू को की शेख अब्दुल्ला के खिलाफ। क्या शिकायतें थी और क्या वजूहात थी कि करण सिंह शेख अब्दुल्ला की शिकायत कर रहे थे? आप अगर करण सिंह और नेहरू करिस्पॉन्डेंस पढ़ें, जिसको मिसेस सोनिया गांधी ने इसका प्रीफेस लिखा है और जो किताब आ चुकी है मार्केट में है, तो देखिए 3 चीजें साफ साफ समझ में आती हैं। एक तो लैंड रिफॉर्म में डोगराओं की जमीनें गई थी, महाराजा की अपनी जमीनें गई थी, जिसके बहुत सारे मुकदमे और बहुत सारे विवाद जो है अभी तक चल रहे हैं। दूसरा ये हुआ था कि पावर गई थी, पावर शेख अब्दुल्ला के पास आई थी। तीसरा ये हुआ था कि कश्मीर की पार कश्मीरियों के हाथ में आ गई थी, यानी पावर सेंटर जो है जम्मू से हटके कश्मीर चला। तो आप अगर करण सिंह के लेटर्स पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो वो जो उनको हेड ऑफ स्टेट जो बनाया गया था, राज्यपाल आप कह लीजिए, पहले सदर रियासत कहते थे, उसको वो लाइफ टाइम करना चाहते थे, प्लस अपनी सेना रखने का अधिकार रखना चाहते थे। यानी लगातार वो धीरे 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 नेहरू के मन में जहर भरने की कोशिश कर रहे थे शेख के। इधर इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट ऐसी ही आ रही थी। शेख की एक दिक्कत यह हुई कि ना पार्टी को वो ठीक से संभाल पा रहे थे, ना एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। तो चीजें शेख के लिए इतनी मुश्किल कर दी गई, और उसमें फिर वो भड़के, उन्होंने तमाम सारे भाषण दिए, ये सब लोग जानते हैं, और जो हुआ वो हुआ। अशोक जी, क्या कहीं पे नेहरू अनफेयर रहे हैं शेख को अरेस्ट करने के रिलेटेड?
हाँ बिल्कुल, मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि उस समय अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो शेख को बुला रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, शेख उस समय काफी अडामेंट थे, लेकिन उनको समझना चाहिए था और इस तरह से कम गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। इसने कश्मीरी लोगों के मन में ये भड़काया, या एक तरह से कश्मीरी लोगों के मन में ये दर्द पैदा किया कि जिस आदमी ने हिंदुस्तान का ऐसे साथ दिया, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा, उसके साथ ये व्यवहार हुआ। और देखिए, एक ही बार गिरफ्तारी नहीं हुई। मान लीजिए एक बार गिरफ्तारी होती, साल 6 महीने बाद रिहा कर दिया जाता, तो ये तो होता रहता है, पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। लेकिन ये गिरफ्तारी आप अगर देखें तो 70s तक लगभग मुसलसल चली है, लगातार चली। और आजादी के बाद एक आदमी को 20-22 साल लगातार इस तरह या उस तरह गिरफ्तार रखना, और उस आदमी को जिसने हिंदुस्तान का परचम उठाया था, ये तो कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो अरेस्ट 53 वाला है वो कहीं पे एक बिगनिंग पॉइंट रहा, जो एक टसल है बिटवीन न्यू दिल्ली और श्रीनगर के बीच? हाँ बिल्कुल, मतलब न्यू दिल्ली और श्रीनगर के बीच से ज्यादा मैं कहूंगा कि कश्मीरी हार्ट जो है ना, कश्मीरी दिल जो है, उसका उसके दिल्ली से खफा होने की शुरुआत, या दिल्ली से दुखी होने की शुरुआत जो है, 53 से वो उस हुई। रोज से होती थी। वो उस रोज से होती है। अशोक जी, मैंने कहीं पे आपका एक इंटरव्यू में कहीं पे देख रहा था, आपने शेख अब्दुल्ला के आपने खुद ये बोला कि आपको शेख अब्दुल्ला बहुत अच्छे लगे, जो आपने रिसर्च की है उस बेस्ड ऑन दैट रिसर्च आपको शेख अब्दुल्ला बहुत एक प्रोग्रेसिव लीडर एक लगे। क्यों, क्या थोड़ा सा आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। आप अगर देखेंगे, शेख अब्दुल्ला से के आने से पहले जो पूरा का पूरा कश्मीरी जनता का जो नेतृत्व है, वो सादात के हाथों में है, एलीट क्लास के हाथ में। शेख अब्दुल्ला वाज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने पीजेंट्स को, आम लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ा, नंबर वन। दूसरा, आप देखिए जिस तरह से वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहते हुए उनका एक लेक्चर है, उनका जम्मू में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, और वहां पे ये कहते हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम जो है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम है, सिर्फ मुसलमान परेशान है, बस बल्कि कश्मीर वैली में रहने वाला ज्यादातर जो तबका है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुसलमान है, वो अलग अलग तरीके से परेशान है। और वहां से लेके वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तक आते हैं, और नया कश्मीर जैसा जो संविधान लेके आते हैं, मुझे लगता है कि उस जमाने में नया कश्मीर से ज्यादा प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन पूरे एशिया में, तो कम से कम ईस्ट एशिया में कह सकता हूं कि नहीं था। तो ही वॉज अ वेरी टॉल लीडर, जिनके साथ हमने अच्छे से बिहेव नहीं किया। आप शेख अब्दुल्ला का जो क्विट कश्मीर मूवमेंट था उसकी आप बात कर रहे हैं, जो उनका एक अपना नया कश्मीर का डॉक्यूमेंट था उसकी आप बात कर रहे हैं? 1946 में, यस। जी। क्यों, क्या, फिर से मैं हम पहले वाले सेक्शन पे आते हैं, क्या उस नया कश्मीर के डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने की जरूरत है ताकि वो ज्यादा लोगों में, खासकर जो हिंदी बेल्ट है, काउ बेल्ट है, उसमें चला जाए? हाँ, काश ऐसा हो पाता। मैंने अपनी किताब में एक बड़ा हिस्सा उससे ट्रांसलेट करके दिया है, पॉइंटर्स दिए हैं कि क्या क्या था उसमें। काश ऐसा हो पाता, लेकिन देखिए क्या है कि काउ बेल्ट भी जो हमारा है, या जो हमारा नॉर्थ इंडिया का है, वो कोई प्रोग्रेसिव इलाका तो है नहीं। यहाँ अपने तरह का कास्टिज्म है, अपने तरह का कम्युनलिज्म है, अपने तरह का एलिटिज्म है, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्हें भी चुभेंगी। अगर ये पता चलेगा कि वन स्ट्रोक ऑफ पेन से उन्होंने लैंड रिफॉर्म कर दिया था, वन स्ट्रोक ऑफ पेन से उन्होंने कर्जे माफ कर दिए थे, तो यहाँ सुन के बहुत अच्छा नहीं लगेगा एलीट क्लास को, जो आज भी नरेशन बनाता है। अशोक जी, थोड़ा सा आगे हम चले जाते हैं। 90s का आपने बहुत जिक्र किया है किताब में, 90s के दौर में क्या क्या हुआ। एक डिस्कोर्स एक तब से चला आ रहा है कि कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित के डिपार्चर जो कश्मीर से हुआ उसके लिए कश्मीरी मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल है। आपने रिसर्च किया है, आपने बहुत सी किताबें, रिसर्च पेपर्स किए हैं, आपने बहुत एक अच्छी रिसर्च की है, कहाँ तक ये सही बात है कि कश्मीरी मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्चर ऑफ कश्मीरी पंडित्स थे? देखिए, जनरलाइजेशन हमेशा आसान होता है। जनरलाइज करके देखने में ये होता है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सो इट इज वेरी इजी टू से दैट कश्मीरी मुस्लिम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्चर ऑफ कश्मीर, आर वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज विद द डिपार्चर, या जो भी आप यूज करना चाहें इसके लिए, एक्सोडस यूज करना चाहें, जो भी करना चाहें, तो ये आसान हो जाता है कहना। लेकिन देखिए, इस किताब में तो मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला था, क्योंकि काफी लंबी हिस्ट्री थी। मेरी दूसरी किताब जो है, कश्मीर एंड कश्मीरी पंडित्स, उसमें मैंने इसको एनालाइज करने का कोशिश किया है, और इस एनालिसिस में मुझे दो चीजें मिली। एक मिला डर, और एक मिला गुस्सा। तो वो जो गुस्सा था कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन के भीतर,
उस गुस्से के भरने के जो जड़ें हैं वो 1953 से लेके 1990s तक आती हैं। वो एक दिन का गुस्सा नहीं। उस पूरे पीरियड में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार दखल करती रही, जिस तरह से लगातार डेमोक्रेसी को फंक्शन नहीं करने दिया गया, जिस तरह से वन पार्टी सिस्टम जैसा रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि 1986 में जो हुआ उससे 1990, 4 साल में इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। आप भी समझते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं पॉसिबल था कि 1986 में कुछ होता और 90s में उसका रिएक्शन इतनी जल्दी हो जाए। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि 53 से 87 तक एक प्रेशर कुकर बन गया था कश्मीर। बिल्कुल। आप देखिए किसी गवर्नमेंट को ढंग से काम करने दिया गया। बस जो भी गवर्नमेंट ऐसा लगा कि उसकी जमीन बन रही है उसको किनारे कर दिया गया। दिल्ली ने अपने तरीके के चीफ मिनिस्टर्स रखे, जिसको चाहा हटा दिया, जिसको चाहा बना दिया। इलेक्शंस कैसे होते रहे हर कश्मीरी जानता है। अब तो इलेक्शंस पे अलग अलग कई सारी किताबें आ चुकी हैं कि किस तरह बहुत सारे इलाकों में 1970s के पहले इलेक्शन हुआ ही नहीं था, सबके पर्चे ही खारिज कर दिए जाते थे। तो और 1986 में जब एक हल्का मफ जब पैदा हुआ, जो एक अल्टरनेटिव भले ना हो लेकिन कम से कम एक अल्टरनेटिव वायस था, तो आपने उसको क्रश कर दिया। तो ऐसे में लोगों के मन में अगर ये बात आती है कि यार इंडिया भर में डेमोक्रेसी होगी, हमारे कश्मीर में डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं करती है, या मैं कहता हूं जम्मू वालों को भी लगता है कि जम्मू और कश्मीर में डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं करती है, यहाँ तो सेंटर से अच्छे रिश्ते रखो तो हम सत्ता में आ जाएंगे, तो इसमें क्या गड़बड़ी। तो ये डर जो था, ये जो गुस्सा था, ये मुसलमानों में था। और वो मुसलमानों में भी मैं कहूंगा कि एक क्लास में वो फूटा स्टेट ऑफ इंडिया पे, इंडियन स्टेट के खिलाफ। इंडियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको जो लोग दिखे उसमें कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी पंडित जो थे वो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थे। मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी की प्रॉब्लम होती है कि अगर एक भी आदमी के साथ कुछ होता है तो वो डर सब में फैल जाता है। और इस समय गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक तरफ से गुस्से को कम करते, दूसरी तरफ से डर को कम करते। लेकिन जगमोहन या बाकी गवर्नमेंट का जो एक्शन था वो डर को भी बढ़ाने वाला था और गुस्से को भी बढ़ाने वाला था। पंडितों से कहा गया भाई हम आपको नहीं संभाल पाएंगे, आप जम्मू चले जाओ। और मुसलमानों से कहा गया कि सारे मुसलमान आतंकवादी हो गए और एक एक आतंकवादी को हम मार डालेंगे, जिसमें आप देखते हैं गौका दल वगैरह की घटनाएं होती हैं। तो बेस प्राइमरी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम बाइनरी में बांट के इसको देखना हमेशा बाकी इंडिया में पॉलिटिक्स करने के लिए बड़ा आसान होता है, इसलिए ये नैरेटिव फैलाया। तो कश्मीरी मुस्लिम्स रेस्पॉन्सिबल नहीं थे कश्मीरी पंडित्स के लिए? मैं मतलब यस और नो में इसका अगर जवाब देना हो तो बहुत मुश्किल काम है कहना। लेकिन मेरा एक सवाल हमेशा रहता है कि अगर कश्मीरी मुसलमानों ने सोच लिया होता कि कश्मीरी पंडितों को जाना है, तो जहां 4% पॉपुलेशन थी वहां 1991 में ही सारी पॉपुलेशन निकल गई होती। जो भी कश्मीर को वो जानता है वो जानता है कि माइग्रेशन जो है 97 98 तक चलता रहा। एक दिन में तो माइग्रेशन हुआ नहीं था। तो ये 7-8 साल जिसमें आर्मी थी, आपके पास सारा कुछ था, उसमें कश्मीरी पंडितों को यह एहसास क्यों नहीं कराया जा सका कि यू आर सेफ हियर। तो ये कहना कश्मीरी मुसलमान जिम्मेदार थे, मैं तो कहूंगा सरकारें जिम्मेदार थी, जो ना तो कश्मीरी मुसलमानों का गुस्सा दूर कर सकी ना इनका डर दूर कर सकी। अशोक जी, आपने दो चीजें, वो तो वैसे खैर किताब में है नहीं, मगर इंटरव्यू में आपने दो चीजें बोली। आपने पाकिस्तान को सड़ा हुआ सेब रेफर किया और कश्मीर, पाकिस्तान को सड़ा हुआ पेड़ और कश्मीर को सड़ा हुआ सेब, क्यों? नहीं, मैंने नहीं रिफर किया हुआ है, मैंने एकदम रिफर नहीं किया हुआ। ये किस्सा माउंटबेटन के साथ हुआ था, और इस किस्से का मैंने सोर्स दिया हुआ है, एमजे अकबर साहब ने भी कोट किया, दूसरे में भी, कि जब रियासतें जो थी वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटनी थी, पटेल साहब माउंटबेटन से मिलने गए, तो वहां सेब रखे हुए थे उनके, उस पे क्या कहते हैं, डाइनिंग टेबल पे रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें से कुछ सड़े हुए सेब मैं निकाल लूं तो आपको कोई दिक्कत है? उनके कहने का मतलब जो था वो कश्मीर से था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरी भाषा नहीं हो सकती है, मैं कश्मीर से इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं सड़े हुए सेब कैसे कहूंगा? ये माउंटबेटन की लैंग्वेज। तो पाकिस्तान सड़ा हुआ पेड़ और कश्मीर सड़ा हुआ सेब, ये माउंटबेटन की लैंग्वेज है? नहीं, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है उसमें, सिर्फ कश्मीर की, सिर्फ कश्मीर की बात है, पाकिस्तान मेंशन नहीं है? कश्मीर की बात। कश्मीर इज सड़ा हुआ सेब फॉर माउंटबेटन। माउंटबेटन चाहते थे कि हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर रह जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के बीचों बीच में था, कश्मीर को पाकिस्तान में जाने पर मुश्किल होती है, लेकिन कश्मीर जो है वो किसी तरह से पाकिस्तान के साथ चला जाए। और इनिशियली अगर हम हिस्ट्री पे देखें, इनिशियली सरदार पटेल ही वाज ओके कि अगर कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाता है। या मेनी ऑफ द लीडर्स वर ओके, अंबेडकर वाज ओके, पटेल वाज ओके, नॉट नेहरू। जब तक पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, वो कबीलाई जो अटैक है वो नहीं हुआ, उसके पहले तक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ज्यादा कोशिश नहीं हुई थी कश्मीर को अपनी तरफ से मिला लेने के लिए. इट वाज अप टू द किंग टू टेक अ डिसीजन एंड ही डिडंट टुक एनी डिसीजन. दैट वाज द प्रॉब्लम. ठीक है अशोक जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम लास्ट सेगमेंट में आ जाए. जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हम देखते हैं कि बहुत से आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो आते हैं यहाँ पे अच्छी रिसर्च करके चले जाते हैं. बहुत मैनी टाइम्स जब भी कुछ यहाँ पे आफत आती है, बहुत टाइम पे हम देखते हैं कि दिल्ली से पैराशूटेड रिपोर्टर्स आते हैं और कश्मीर को रिपोर्ट करते हैं. कितना ख़राब है ये कश्मीर की इमेज के लिए या कश्मीर को समझने के लिए पैराशूटेड रिपोर्टर्स कश्मीर भेजना? मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कश्मीर को बस जाके टच करके वापस लौट आते हैं तो जनरलाइज नरेशन बनाते हैं. फिर वो हिंदू बनाम मुस्लिम का नरेशन होता है, फिर वो टेररिस्ट बनाम सिटीजन का नरेशन होता है. कश्मीर की हिस्ट्री को जब तक आप समझेंगे नहीं, कश्मीर में गुलामी का मतलब क्या है इसको आप जब तक समझेंगे नहीं, कश्मीर में खास तौर पे मतलब आप मुगल पीरियड के बाद की जो पूरी हिस्ट्री है, मुगल्स की, अफगान की, सिखों की, डोगरास की, उसको समझेंगे नहीं आप, और 1947 के बाद कश्मीर और दिल्ली के रिलेशन को आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको वो सारे सूत्र मिलेंगे ही नहीं कि आप कश्मीर प्रॉब्लम को थोड़ा, मैं दावा नहीं करता कि मैं कश्मीर प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हिस्टोरिकल रूट से कश्मीर की प्रॉब्लम जो है और कश्मीर में जो आज हो रहा है उसको समझने की कोशिश करूं. जब पैराशूट से आप आएंगे तो फिर क्या होगा, स्नैपशॉट लेंगे और चले लेंगे, स्नैपशॉट तो हमेशा अधूरा होगा. अशोक जी, आपकी जो ये बुक है कश्मीर नामा, इसका जो कवर है, ये 2 स्कूल बच्चे हैं और ये अपने कुछ कागजात उठा रहे हैं. क्या क्या था आपके मन में जब ये कवर आपने चूज किया इस किताब के लिए? थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए किताब की कवर का. बच्चे यानी फ्यूचर, आग लगा स्कूल यानी कश्मीर की वैली, और बचे खुचे कागज यानी कुछ उम्मीदें. मेरे दोस्त हैं जावेद शाह, जाने माने फोटोग्राफर हैं, उनकी ये फोटोग्राफ मैंने देखी थी, और जब मुझसे लोग, जब मैं कश्मीर पे काम कर रहा था, रेगुलर पूछते थे सलूशन क्या है, एंड यू नो इट वेरी वेल कि सलूशन बता पाना तो मतलब बेहद मुश्किल काम होता है, वही जनरलाइजेशन आप कर सकते हैं. तो मुझे ये तस्वीर वो सलूशन लगती थी कि जो थोड़े बहुत कल्चर, थोड़ा बहुत बाकी सारा कुछ बच गया है, उम्मीदें बच गई हैं, उनको अगर बच्चे संभाल सकें तो शायद कश्मीर की तरह सरवाइव कर पाएगा, वरना तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है. अशोक जी, आपने स्टार्ट का जो पहला दूसरा पन्ना है, ये किताब आपने डेडिकेट पापा और वीर को किए है, वीरे को, वेरा, क्यों? देखो ये बहुत पर्सनल है. पापा चाहते थे कि मैं प्रोफेसर बनूं, मैं रिसर्च कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया किन्हीं वजूहात से, और फिर मैं नहीं बन पाया. तो पापा की डेथ हो चुकी थी, अगर वो होते तो इसको देख के बहुत खुश होते. ही वॉज अ प्रोफेसर, तो वो बहुत खुश होते. वेरा मेरी बेटी है, तो वही जो बच्चे, कश्मीर का फ्यूचर है, हिंदुस्तानी बच्चों के लिए भी जरूरी है कि कश्मीर को नए तरीके से देखें, उस तरह से ना देखें जैसे उनके बाप दादे देखते रहे, ताकि हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में वो केवल वो नारा ना रह जाए, वास्तव में वो रिश्ता बने कि एक दूसरे का हम दुख और दर्द समझें, एक दूसरे के दोस्त और हमराह बने. अशोक जी, लेट्स एंड दिस डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक कि आई होप कि जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो हम लोगों का दर्द समझ सके, वो कश्मीर को समझ सके. बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. बिल्कुल, अगर कश्मीर हमारा हिस्सा है तो कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं, जैसे सारे हिंदुस्तान के लोग हमारे भाई हैं, और भाइयों पे गोली नहीं चलाई जाती है, उनका दर्द समझा जाता है. अभी तक जो पिछले जो चल रहा है उस हिसाब से तो भाई बंधुओं का तो रिश्ता नहीं लग रहा है. मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप गोलियां चलाएंगे तो भाई नहीं रह जाएगा, वो दुश्मन बन जाएगा. तो दुश्मन मत बनाइए, दोस्त बनाइए, यही मैं चाहता हूँ. अशोक जी, धन्यवाद बात करने के लिए. बहुत शुक्रिया दिनेश, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.